कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का छठा और आखिरी भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि पृष्ठ तनाव तरल का वो गुण होता है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है। दोस्तों, जल की छोटी बूंदों का गोल होना, छोटी सुई का स्थिर द्रव में तल पर तैरना, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में चिपक जाना, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों, शीशे की नली के अग्रभाग को गर्म करने पर उसका गोल हो जाना, साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण बुलबुलों का बड़ा हो जाना, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दोस्तों, कम पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि यदि गर्म करने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों, यदि अंतराण्विक बल बढ़ता है तो पृष्ठीय तनाव भी बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर पृष्ठ का तनाव घटता है। घुलनशील अशुद्धि बढ़ाने पर पृष्ठ का तनाव बढ़ता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर चीनी, और अघुलनशील अशुद्धि बढ़ाने पर पृष्ठ का तनाव घट जाता है। दोस्तों, पृष्ठीय तनाव दो बल के कारण होता है, जिसमें एक है ससंजक बल और दूसरा है असंजक बल। दोस्तों, ससंजक बल वह बल होता है जो कि एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है, जबकि असंजक बल वह बल होता है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होता है। गैसों में ससंजक बल का मान कम होने के कारण उनमें विषण पाया जाता है। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगो पाता है। जब द्रव तथा ठोसों के बीच असंजक बल द्रव के ससंजक बल से अधिक होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला कर देता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, आपने अपने बचपन में साबुन वाले पानी से बुलबुला बनाया होगा। दोस्तों, जब हम छोटा बुलबुला बनाते थे तो हमें कम फूंक मारनी पड़ती थी, लेकिन जब हमें बड़ा बुलबुला बनाना होता था तो हमें ज्यादा फूंक मारनी पड़ती थी, मतलब हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती थी। दोस्तों, द्रव की सतह पर खिंचाव देने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यह एक कंटेनर है जिसमें तरल भरा हुआ है, तो द्रव की सतह पर जो कण होंगे उनमें ज्यादा ऊर्जा होगी, जबकि जो कण द्रव के अंदर होंगे उनमें कम ऊर्जा होगी। इसी के कारण हमें द्रव की सतह पर क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस तथ्य को ठीक प्रकार से समझने के लिए द्रव की एक ऐसी क्षैतिज फिल्म का विचार करें। मान लीजिए साम्यावस्था में, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हम छड़ को किसी छोटी दूरी d तक हटाते हैं। क्योंकि यहाँ पर फिल्म का क्षेत्रफल बढ़ गया है तो इसका निकाय, मतलब इसमें जो ऊर्जा होगी वो भी अधिक होगी। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि आंतरिक बल के विपरीत यहाँ पर कार्य किया गया है। दोस्तों, मान लीजिए कि ये आंतरिक बल F है, तो आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा Fd के। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार
यह अब फिल्म के संचित अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा है। दोस्तों, मान लीजिए कि फिल्म की प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ का ऊर्जा S है और अतिरिक्त क्षेत्रफल 2 dl है। तो दोस्तों, किसी फिल्म के दो पार्श्व होते हैं जिसमें द्रव होता है, अतः फिल्म की दो पृष्ठ होते हैं, अतः अतिरिक्त ऊर्जा इसके अनुसार होती है S बराबर F/2l। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पर्श कोण क्या होता है। दोस्तों, आपने कांच पर और पत्तों पर पानी की बूंद देखी होगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप वहां पाएंगे कि जो कांच पर पानी की बूंद है उसका आकार कुछ इस प्रकार से है, जबकि पत्तों पर पानी की बूंदें कुछ गोलाकार जैसा आकार लेती हैं। दोस्तों, अब अगर हम जहां पर इस बूंद का सतह से जो मिलाप हो रहा है, इस बिंदु से अगर आप एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो जो वहां पर कोण बनेगा वो स्पर्श कोण होगा। दोस्तों, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो ठोस पृष्ठ तथा मुक्त द्रव की स्पर्श रेखा के मध्य बने कोण को स्पर्श कोण कहा जाता है और इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। अलग-अलग ठोस ध्रुव युग्म के स्पर्श कोण का मान अलग-अलग होता है। किसी निश्चित ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान नियत होता है, जैसे जल व कांच का स्पर्श कोण का मान 135 डिग्री होता है। इसी प्रकार से चांदी और शुद्ध पानी के स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री होता है। दोस्तों, जब किसी ठोस व द्रव के मध्य स्पर्श कोण का मान बहुत कम हो तो उस द्रव को सतह गीला द्रव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पानी। जब किसी ठोस व द्रव के मध्य स्पर्श कोण का मान बहुत अधिक हो तो उस द्रव को गीलाहीन द्रव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मरकरी एक गीलाहीन द्रव है। दोस्तों, जब किसी द्रव में घुलनशील औषधियां मिलाई जाती हैं तो स्पर्श कोण का मान कम हो जाता है, जबकि किसी द्रव में कम घुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। जब किसी द्रव के लिए ताप का मान बढ़ा दिया जाता है तो स्पर्श कोण का मान भी बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बूंद तथा बुलबुले क्या होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी की बूंद की जो आकृति होती है वो कैसे होती है? दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी की बूंद ऐसी होती है, नहीं, पानी की बूंद इस प्रकार के आकार की नहीं होती है। पानी की बूंद जब स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो वह वास्तव में गोलाकार आकार की होती है। बूंद के आकार का गोलाकार होने के पीछे का कारण सरल भौतिकी है। यह पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव तरल का वो गुण होता है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल यानी कि सरफेस एरिया को कम करने का प्रयास करता है। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक तरल है जिसमें अणु मौजूद है। आणविक बल के कारण ये अणु आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। एक अणु जो तरल के आंतरिक भाग में मौजूद होता है वह अन्य अणु द्वारा अपने किनारों पर समान रूप से आकर्षित होता है और यह शून्य शुद्ध बल का अनुभव करता है, जबकि अणु जो तरल की ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं वह प्रबुद्ध दिशा में बल का अनुभव करते हैं। ये प्रबुद्ध बल जो अणुओं में द्रव की सतह पर लग रहा है, इसके कारण इसकी सतह एक धारित झिल्ली की तरह काम करती है। अतः यदि गुरुत्व बल तथा अन्य बल निष्प्रभावी हो तो द्रव की बूंद गोल होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव का एक अन्य रोचक परिणाम यह है कि बूंद के भीतर का दाब बूंद के बाहर के दाब से अधिक होता है।
दोस्तों, मान लीजिए ये एक पानी की बूंद है जिसका त्रिज्या r है। यदि इस बूंद की त्रिज्या में डेल्टा r की वृद्धि की जाए तो बूंद की अतिरिक्त जो ऊर्जा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। यदि दोस्तों बूंद समयावस्था में है तो खर्च की गई जो ऊर्जा है बूंद के भीतर तथा बाहर के दाबांतर P1 घटा P0 के प्रभाव के प्रसार के कारण बूंद द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से संतुलित होगी और यहाँ पर जो कृत कार्य होगा वो होगा कुछ इस प्रकार से। व्यापक रूप में किसी द्रव गैस अंतरापृष्ठ के लिए उत्तल पार्श्व की ओर दाब का मान अवतल पार्श्व की ओर के दाब के मान से अधिक होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी द्रव के भीतर कोई वायु का बुलबुला होगा तो यह वायु का बुलबुला अधिक दाब पर होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोशिकीय उन्नयन क्या होता है। दोस्तों, कोशिकीय उन्नयन केश नली का वह विशेषता होता है जिसके कारण द्रव का स्तर या तो ऊपर की ओर बढ़ता है या तो नीचे की ओर गिरता है। कोशिकीय उन्नयन एक कम त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली की द्रव की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। दोस्तों, कोई नली केश की भांति पतली हो तो उस नली में उन्नयन बहुत ही ज्यादा अधिक होगा। इस तथ्य को समझने के लिए किसी ऐसी वृत्ताकार अनुप्रस्थकार त्रिज्या a की ऊर्ध्वाधर केशी नली पर विचार करते हैं जिसका एक सिरा जल से भरे किसी खुले बर्तन में डूबा हुआ है। दोस्तों, पानी तथा कांच के संपर्क में कोण न्यून होता है। इस प्रकार कोशिका में पानी का पृष्ठ अवतल होता है। इसका अर्थ यह है कि शीर्ष पृष्ठ के दोनों ओर दबांतर है जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। दोस्तों, इस प्रकार नली के भीतर वायु जल अंतरापृष्ठ पर जल का दाब वायुमंडलीय दाब से कम है, जिसके अनुसार जो दाब होना चाहिए इन दोनों पर वो कुछ इस प्रकार से है, जहां पर रो जल का घनत्व है और H को कोशिकीय उन्नयन कहते हैं। दोस्तों, इन दोनों समीकरण का प्रयोग करके हमें कुछ इस प्रकार का समीकरण मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कोशिकीय उन्नयन का कारण पृष्ठ तनाव ही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव कैसे आपस में संबंधित हैं। दोस्तों, जब हम अपने ग्रीस तथा तेल के दाग धब्बे वाले लगे गंदे सूती तथा रेशे के बने कपड़ों को जल में अपमार्जक अथवा साबुन घोलकर डालते हैं तो कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम समझते हैं कि आखिर होता कैसे है। दोस्तों, जल से धोने पर ग्रीस के जो दाग होते हैं वह दूर नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि जल ग्रीस लगी धूल को गीला नहीं करता है, मतलब इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संपर्क पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा कम होता है। दोस्तों, अपमार्जकों में अणु हेरपिन की आकृति के होते हैं, जिसका एक सिरा जल से आकर्षित रहता है तथा दूसरा सिरा ग्रीस, तेल अथवा मोम से। इस प्रकार से अणु जल तथा तेल अंतरापृष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपमार्जक जिसके अणु एक सिरे पर जल तथा दूसरे सिरे पर मान लीजिए कोई तेल है उसको आकर्षित करते हैं, जो पानी के साथ मिलकर पृष्ठ तनाव को अत्यधिक कम कर देते हैं और ये अंतरापृष्ठ बनाना ऊर्जा की दृष्टि से भी अनुकूल हो सकता है, जिसमें अपमार्जक से घिरे गंदगी के गोले पुनः जल से घिरे होते हैं। दोस्तों, पृष्ठ क्रियाशील अपमार्जकों अथवा केवल सफाई के लिए ही नहीं बल्कि तेल तथा खनिज अयस्कों की प्रतिप्राप्ति में भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हमने देखा कि अपमार्जक तथा पृष्ठ तनाव क्या होता है।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव खालिस्तान होता है, समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर में से कोई भी नहीं। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंसंजक बल, प्रतिबल, श्यान बल, संसंजक बल। संपर्क कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? P, H, थीटा, A। जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो ठोस पृष्ठ तथा मुक्त द्रव के स्पर्श रेखा के मध्य बने कोण को खालिस्तान कहते हैं। संपर्क कोण, सतह कोण, आयतन कोण, ऊपर में से कोई नहीं। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है? रो बराबर m भाग v, t बराबर f भाग l, t बराबर m गुणा v, ऊपर में से कोई भी नहीं। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कक्षा में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 14, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह करना होता था, और ऐसा निर्वात नलिकाओं जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड वाले निर्वात डायोड जबकि 3 इलेक्ट्रोड वाले ट्रायोड की मदद से होता था। इन निर्वात नलिकाओं से बनी युक्तियां आकार में बड़ी होती थीं और अधिक शक्ति का उपभोग करती थीं। इसके अतिरिक्त इनके प्रचालन में सामान्यतः उच्च वोल्टता यानी कि लगभग 100 वोल्टता की आवश्यकता होती थी। इसके साथ ही इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम तथा विश्वसनीयता भी कम होती थी। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सन 1930 में ठोस अवस्था अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी यानी सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अस्तित्व में आया। इन अर्धचालक युक्तियों में बाहरी तापन अथवा अधिक निर्वातित स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यह आकार में छोटी होती हैं और साथ ही साथ कम शक्ति का उपभोग करती हैं तथा कम वोल्टता पर कार्य करती हैं। दोस्तों, इन युक्तियों का जीवन काल लंबा होता है और इनकी विश्वसनीयता भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम अर्धचालक भौतिकी की कुछ मूल अवधारणाओं जैसे कि संधि डायोड, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर तथा ऐसी ही कुछ अन्य अर्धचालक युक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सबसे पहले धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों के वर्गीकरण को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि इसी वर्गीकरण को ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार किया जाता है, और इसके बाद हम समझेंगे नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, और इसके बाद हम जानेंगे अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जो 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार का अर्धचालक तथा P प्रकार का अर्धचालक। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने पहले विषय धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों के वर्गीकरण से।
दोस्तों, यदि विद्युत चालकता अथवा प्रतिरोधकता के सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करें तो यह 3 भागों में विभाजित होते हैं। पहला भाग है धातु, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम, लगभग 10 की घात ऋणात्मक 12 से 10 की घात ऋणात्मक 8 कोटि की होती है, तथा चालकता बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 2 से 10 की घात 8 कोटि की होती है। दूसरा भाग कहलाता है अर्धचालक। दोस्तों, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 की घात ऋणात्मक 5 से 10 की घात ऋणात्मक 6 कोटि की होती है, जबकि इनकी चालकता 10 की घात 5 से 10 की घात ऋणात्मक 6 कोटि की होती है। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं और विद्युतरोधी पदार्थों के बीच होती है। और तीसरा भाग कहलाता है विद्युतरोधी, जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक, लगभग 10 की घात 11 से 10 की घात 19 कोटि की होती है, जबकि चालकता बहुत कम, लगभग 10 की घात ऋणात्मक 11 से 10 की घात ऋणात्मक 19 कोटि की होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन्हीं पदार्थों का वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, ऊर्जा स्तर का अर्थ है ऐसे स्तर जिनमें ऊर्जा का संतत परिवर्तन होता रहता है। ये ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। और ऐसे ऊर्जा स्तर जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर समाविष्ट रहते हैं संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड कहलाता है। इसके अलावा संयोजकता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं। दोस्तों, यदि चालन बैंड का निम्नतम स्तर संयोजकता बैंड के उच्चतम स्तर से भी नीचे है तो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं, जो कि सामान्यतः रिक्त होता है। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों ही पदार्थों के वर्गीकरण में यह ऊर्जा बैंड किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ यह पहला चित्र एक धातु की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा है तथा संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त है, अथवा चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड अधिव्याप्त यानी एक दूसरे को ढके हुए हैं। दोस्तों, जब यह अतिव्यापन होता है तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में जा सकते हैं। यह स्थिति विद्युत चालन के लिए अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा देती है। जब संयोजकता बैंड आंशिक रूप से रिक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके निम्न स्तर से उच्च स्तर तक गति करके विद्युत चालन को संभव बना देते हैं। इसलिए इस प्रकार के पदार्थों का प्रतिरोध कम अथवा चालकता उच्च होती है। वहीं जैसा कि इस दूसरे चित्र में दर्शाया गया है कि बैंडों के बीच में अंतराल अर्थात Eg 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। ऐसे में चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः कोई विद्युत चालन संभव नहीं होता। और दोस्तों, ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि किसी भी तापीय उत्तेजन से इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड की ओर उत्तेजित नहीं किया जा सकता। अर्थात यह बैंड चित्र एक विद्युतरोधी पदार्थ के लिए है। वहीं यह तीसरा बैंड चित्र एक अर्धचालक के लिए स्थिति को दर्शाता है। इसमें एक परिमित परंतु लघु बैंड अंतराल जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। लघु बैंड अंतराल होने के कारण कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेते हैं कि ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में पहुंच सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति कर सकते हैं, अतः अर्धचालकों का प्रतिरोध उतना अधिक नहीं होता जितना विद्युतरोधी पदार्थों का होता है। तो दोस्तों, यहाँ इस अध्याय में हम धातुओं और विद्युतरोधी पदार्थों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल अर्धचालकों के विषय में जानेंगे और जानेंगे कि इन अर्धचालकों में चालन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है।
तो आइए अब जानते हैं एक नैज अर्धचालक को, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को अपने 4 निकटतम परमाणुओं के साथ सहभागिता कराने की प्रवृत्ति रखता है तथा ऐसे प्रत्येक निकटवर्ती परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का सहभाग भी करता है। यही सहभागी इलेक्ट्रॉन युगल सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड या संयोजकता आबंध यानी वैलेंस बॉन्ड कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की संरचना को व्यवस्थात्मक रूप से दिखाया गया है। अब जैसे जैसे ताप बढ़ता है, इन इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, जिससे इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बनकर चालन में योगदान करते हैं। दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ऋणात्मक Q है, जहां से निकलकर आया है, वहां वह प्रभावी आवेश धनात्मक Q का एक रिक्त स्थान छोड़ देता है। प्रभावी धनात्मक आवेश वाला यह रिक्त स्थान एक होल कहलाता है। नैज अर्धचालकों यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी Ne होलों की संख्या यानी NH के बराबर होती है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि Ne बराबर है NH, जो कि बराबर है Ni के, जहाँ पर Ni नैज वाहक सांद्रता कहलाता है। दोस्तों, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक चालन इलेक्ट्रॉन के रूप में गति करते हैं और एक विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन धारा IE देते हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र लगाने के फलस्वरूप होल ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। इस प्रकार एक होल धारा IH मिलती है और ऊष्मा से उत्पन्न चालन इलेक्ट्रॉनों के कारण इलेक्ट्रॉन धारा IE तथा होल धारा IH का योग संपूर्ण धारा I के बराबर होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि T बराबर 0 केल्विन पर कोई नैज अर्धचालक किसी विद्युतरोधी पदार्थ की भांति ही व्यवहार करता है। यह तापीय ऊर्जा ही होती है जिसके कारण उच्च तापों पर कुछ इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचते हैं और इस ताप पर तापीय उत्तेजित इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आंशिक रूप से स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी नैज अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख इस चित्र में दर्शाए अनुसार होता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में दर्शाए गए हैं। ये यहाँ पर संयोजी बैंड से आए हैं तथा समान संख्या में वहां होल छोड़कर आते हैं। आइए अब हम दूसरे प्रकार के अर्धचालक के बारे में जानते हैं, जिन्हें कहा जाता है अपद्रव्य चालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी नैज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है, लेकिन एक कमरे के ताप पर इसकी चालकता बहुत कम होती है। इसीलिए इनकी चालकता में सुधार करना आवश्यक होता है और ऐसा अर्धचालकों में अशुद्धियों का उपयोग करके किया जाता है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को अपद्रव्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अथवा अशुद्धि अर्धचालक इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहते हैं। दोस्तों, वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन यानी डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है तथा अशुद्धि परमाणु अपमिश्रक यानी डोपेंट कहलाते हैं और इस प्रकार के पदार्थ को मादित यानी डोप्ड अर्धचालक कहते हैं। दोस्तों, चतुसंयोजक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के मादन के लिए 2 प्रकार के अपमिश्रक का उपयोग किया जाता है। पहला पंच संयोजक अर्थात जिनकी संयोजकता 5 होती है, जैसे कि आर्सेनिक,
एंटीमनी, फास्फोरस। जबकि दूसरा अपमिश्रक त्रिसंयोजक अर्थात जिनकी संयोजकता 3 होती है वह होता है, जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम इत्यादि। दोस्तों, तत्व अपमिश्रण के पश्चात एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न प्रकार के 2 अर्धचालक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसमें पहला प्रकार कहलाता है N प्रकार का अर्धचालक। मान लीजिए कि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को एक पंच संयोजक अर्थात ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 5 है, इनसे अपमिश्रित करते हैं। जब धनात्मक 5 संयोजकता वाला तत्व सिलिकॉन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनों में से 4 निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बनाते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जनक परमाणु से दुर्बल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जो सामान्य कक्ष ताप पर अर्धचालक के जालक में मुक्त गति करने के लिए मुक्त होता है। इस प्रकार पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालन के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और इसीलिए इसे दाता अशुद्धि यानी डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। दोस्तों, पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर किसी नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा होल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों को N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अर्थात किसी N प्रकार के अर्धचालक के लिए हम लिख सकते हैं कि Ne यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH यानी होल की संख्या से अधिक होती है। वहीं दूसरे प्रकार का अर्धचालक कहलाता है P प्रकार का अर्धचालक। इसके लिए जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में ग्रुप 3 की त्रिसंयोजी अशुद्धियां जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम आदि अपमिश्रित की जाती हैं, तो अपमिश्रक में सिलिकॉन या जर्मेनियम की अपेक्षा एक बाहरी इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसलिए यह परमाणु 3 ओर से सिलिकॉन परमाणुओं से बंध बना सकता है, लेकिन चौथी ओर बंध बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध न होने के कारण चौथा बंध बनाने में सफल नहीं हो पाता। अतः त्रिसंयोजक परमाणु और चौथे परमाणु के बीच बंध एक रिक्त अथवा होल होता है। दोस्तों, ऐसे पदार्थ के लिए होल बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इसीलिए त्रिसंयोजी अशुद्धि से अपमिश्रित नैज अर्धचालक को P प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार के अर्धचालकों के लिए NH यानी होल की संख्या Ne यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, उनकी चालकता के आधार पर तथा ऊर्जा बैंड के आधार पर। इसके बाद हमने जाने अर्धचालक के प्रकार, जो होते हैं नैज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक, जो फिर से उनके अपमिश्रक के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार तथा P प्रकार। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किसी P तथा N संधि का किस प्रकार निर्माण होता है और किसी बाह्य अनुप्रयुक्त वोल्टता, जिन्हें बायस कहते हैं, इसके प्रभाव में कोई संधि किस प्रकार व्यवहार करती है। तब तक के लिए गुड बाय। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रग के प्रकार,
किशोर अवस्था और ड्रग पे व्यसन और निर्भरता, ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव एवं रोकथाम। ड्रग के प्रकार। मॉर्फिन एक बहुत ही प्रभावी सेडेटिव और पीड़ाहार है। जिन रोगियों की सर्जरी हुई है उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोग औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ और ड्रग्स जैसे कि बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स और लिसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड्स डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसे मानसिक रोगों के उपचार में लाभदायक है। जब यह औषधि चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती है या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गड़बड़ा देती है, तो यह ड्रग के कुप्रयोग बन जाते हैं। आमतौर पर इन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वह है ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। ओपियोइड्स। हेरोइन या स्मैक एक ओपियोइड है। ओपियोइड ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद रिसेप्टर से बन जाते हैं। हेरोइन एक सफेद गंधहीन कंपाउंड है जो मॉर्फिन के डीएसिटाइलेशन से प्राप्त होता है, जो कि पोस्त के पौधे पैपिवर सोम्निफेरम के लैटेक्स द्वारा प्राप्त की जाती है। यह रासायनिक रूप से डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। हेरोइन सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह एक डिप्रेसेंट है जो शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा कर देती है। कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से बन जाते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनबिस सैटिवम के इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त की जाती है। फूल के शीर्ष, पत्तियों और रेजिन के विभिन्न संयोजन से मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अतिश्वसन और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। यह खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए भी लेते हैं। कोका एल्कलॉइड्स, जिसे कोकेन, कोक या क्रैक के नाम से जाना जाता है, यह इराइथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम डोपामिन है, वह डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार स्टिम्युलेटिंग असर पड़ता है, जिससे कि मनुष्य को यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि अनुभूति होती है। कोकेन जो सांस द्वारा अंदर ली जाती है, उससे हैलुसिनेशन हो सकता है। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें हैलुसिनेजेनिक गुण होते हैं वह है एट्रोपा बेलेडोना और दतूरा। तंबाकू में भी बहुत सी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से एक है एल्कलॉइड, निकोटीन। निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड को उत्पीड़ित करते हैं, जिससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रक्त में छोड़ी जाती है। यह रक्तचाप और हृदय संपादन दोनों को बढ़ा देती है। तंबाकू से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। धूम्रपान से लंग, गले और मूत्राशय के कैंसर, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसेमा और गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तंबाकू धूम्रपान जैसे पिया जा सकता है या चबाया भी जा सकता है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है।
कानूनी तौर पर हर सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी होती है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु आजकल फिर भी युवा और वृद्ध ड्रग्स और धूम्रपान का कुप्रयोग करते हैं, जिसके कारण इसकी लत लग जाती है। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श तथा चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। किशोर अवस्था, व्यसन और निर्भरता। किशोर अवस्था का अर्थ एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिसके दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को किशोर अवस्था माना जा सकता है। किशोर अवस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय है। दूसरे शब्दों में किशोर अवस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला एक पुल है। जिज्ञासा, जोखिम उठाना और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण हैं जो किशोरों को ड्रग तथा अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इस जिज्ञासा के कारण ड्रग और अल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकता है, लेकिन बाद में बच्चे इनका उपयोग मुश्किलों का सामना करने से बचने के लिए करने लगते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में सबसे आगे रहने का दबाव या परिवार में अस्थिरता या मित्रों का दबाव, जिसे पीयर प्रेशर भी कहते हैं, किशोरों को ड्रग या अल्कोहल आजमाने के लिए फुसलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवकों में यह बोध भी है कि धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन व्यक्ति को कूल बनाता है। यह इन आदतों को शुरू करने का मुख्य कारण है। इस बोध को बढ़ावा देने में टेलीविजन, सिनेमा, समाचार, इंटरनेट ने भी सहायता की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कोहल और ड्रग के व्यसनी प्राकृतिक है, लेकिन व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। ड्रगों और अल्कोहल के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक अशक्ति है। सुखभास, यूफोरिया की अनुभूति व्यक्ति को उस समय भी ड्रग एवं अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है जब उनकी जरूरत नहीं होती या जब उनका इस्तेमाल आत्मघाती हो सकता है। जब ड्रग या अल्कोहल का बार बार प्रयोग होने लगे, उसे व्यसन या एडिक्शन कहते हैं। ड्रग के बार बार उपयोग से हमारे शरीर में मौजूद ग्राहियों को सहायक स्तर बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप ग्राही ड्रगों या अल्कोहल की केवल उच्चतर मात्रा के प्रति अनुक्रिया करती है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में लेने की मनुष्य को लत लग जाती है। इस प्रकार ड्रग और अल्कोहल की व्यसनी शक्ति उन्हें इस्तेमाल करने वालों को एक दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है, जिससे इनका कुप्रयोग होता है और इस लत से निकलना उनके बस में नहीं होता। मार्गदर्शन के बिना व्यक्ति व्यसनी से नहीं निकल सकता। निर्भरता शरीर की वृत्ति है जो ड्रग या अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक से बंद कर देने पर होती है। इसे हम विनिवर्तन संलक्षण के रूप में देखा जा सकता है। इसके कुछ अभिलक्षण हैं: चिंता, कंपन, मिचली, पसीना आना। यह ड्रग से छुटकारा पाने में और तकलीफ देता है। कुछ मामलों में विड्रॉल सिंड्रोम गंभीर हो सकता है और जीवन के लिए खतरनाक भी, तथा व्यक्ति को चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए किशोर अवस्था में घर वालों और स्कूलों का साथ बच्चों को ड्रग और अल्कोहल के चपेट से बचा सकता है। ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा से रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरेब्रल हैमरेज हो सकता है, जिससे कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। इसका तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होता है।
ड्रग्स और अल्कोहल का साथ में सेवन ओवरडोज बन सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इनका दीर्घकालिक सेवन तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे यकृत की क्षति या सिरोसिस भी हो सकती है। गर्भ अवस्था के दौरान इनका उपयोग गर्भ को क्षति पहुंचा सकता है। ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के सामान्य लक्षण हैं विनिवर्तन, आक्रामकशील, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, अवसाद, थकावट, एकाकीपन और विरोधी व्यवहार। कभी कभी परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध और सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन भी लक्षण होते हैं। युवकों में शैक्षिक क्षेत्रों में प्रदर्शन में कमी, स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, भूख और वजन घटना लक्षण होते हैं। अगर कुप्रयोक्ता को ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वह चोरी का सहायता भी ले सकता है। इससे परिवार और मित्रों और अध्यापकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण में आने का खतरा भी बढ़ जाता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ सुइयों का मिल बांट के इस्तेमाल करने से एड्स और हेपेटाइटिस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो सकता है। ड्रग का कुप्रयोग खिलाड़ियों में भी होता है। वे खेलों में नारकोटिक पीड़ाहार, स्टेरॉइड्स, मूत्रद्वार या डाययूरेटिक्स और हार्मोन्स मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने और आक्रामकता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। महिलाओं में स्टेरॉइड्स टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, जिससे कि मुंह और शरीर में बाल की वृद्धि, क्लिटोरिस की वृद्धि, मैस्कुलिनाइजेशन यानी पुरुष जैसे लक्षण दिखने लगते हैं और असामान्य आत्रव चक्र। पुरुष में स्टेरॉइड्स की अत्यधिक उपयोग से टेस्टिकल्स के आकार में घट जाती है, शुक्राणु या स्पर्म्स की उत्पादन में कमी, प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि और मुहासे। रोकथाम और नियंत्रण। पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम अच्छी है। धूम्रपान, अल्कोहल या ड्रग से किशोर एवं सभी व्यसनग्रस्त लोगों को बचाना आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए माता-पिता और समकक्षियों की सहायता आवश्यक है। सही मार्गदर्शन से इनके प्रयोग से बचा जा सकता है। आवश्यक समकक्षी दबाव से बचने भी अनिवार्य होता है। बच्चों पे उनके सीमा से अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। शैक्षिक स्तर पर अत्यधिक स्पर्धा से भी बचना चाहिए। शिक्षा और परामर्श से बच्चों को दबाव से सामना करना सीखना होगा। इसके लिए बच्चों की ऊर्जा को खेलकूद, नृत्य, संगीत, अध्ययन की दिशा में भी लगाना चाहिए। समस्याओं और दबावों का सामना करना और निराशाओं तथा असफलता को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा एवं परामर्श इन बच्चों को देना चाहिए। संकेतों को देखना, सावधान माता-पिता और अध्यापकों के ऊपर बताए गए खतरों के संकेत पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। दोस्तों की अच्छी संगति भी इन कुप्रयोग से हमें बचा सकती है। आखिरी, जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश ड्रग और अल्कोहल के चपेट में आ चुका है, उन्हें व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना चाहिए ताकि वह इंसान को मृत्यु से बचा सके।
Bismillah, tele COVID ka na niya. Dia kata, alim. सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।